तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। डिफरेंट प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करना आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई एक रिवर्सिबल फेज चेंज है तो उसके लिए डेल्टा एस का वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करें। ये रिवर्सिबल फेज चेंज क्या होता है? एक ऐसा फेज चेंज जो कि एक्सट्रीमली स्लो होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्लो होता है, उसको हम लोग रिवर्सिबल फेज चेंज कहेंगे। रिवर्सिबल का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक्सट्रीमली स्लो होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर यदि वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है और एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस में हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल फेज चेंज। तो रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए एक दो कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लेना ज़रूरी है। कभी भी रिवर्सिबल फेज चेंज होता है तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही रिवर्सिबल फेज चेंज होता है। तो पहली बात ध्यान रखना है कि टी का वैल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। और एक महासूत्र सिखाया था कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। तो चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो जो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा क्यू, किसका? सिस्टम का। हीट का जो ट्रांसफर होगा सिस्टम का वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एच सिस्टम के बराबर होगा। कहाँ से थ्योरी आ रही है? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। अब जरा देखो कि डेल्टा एस सिस्टम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? डी क्यू रिवर्सिबल, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर का इंटीग्रेशन। अब टी तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन किसको करोगे? ऊपर वाले को, यानी बेसिकली ये हो जाएगा क्यू सिस्टम एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर, है कि नहीं? अब चूंकि क्यू सिस्टम का वैल्यू डेल्टा एच सिस्टम के बराबर है तो डेल्टा एच सिस्टम के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं डेल्टा एच सिस्टम एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो डेल्टा एच सिस्टम के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इस फार्मूले को याद कर लोगे। क्या फार्मूला आया? डेल्टा एच सिस्टम एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर। ये डेल्टा एस सिस्टम हुआ। तो डेल्टा एस सिस्टम अगर आ गया और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपको पता है कि डेल्टा एस टोटल, है कि नहीं? लास्ट क्लास में भी सिखाया था। डेल्टा एस टोटल का जो वैल्यू होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, चाहे वह रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा भी हो, डेल्टा एस टोटल का वैल्यू 0 होता है कि नहीं? तो डेल्टा एस टोटल बनता किससे है? डेल्टा एस सिस्टम से और डेल्टा एस सराउंडिंग से। अर्थात डेल्टा एस सराउंडिंग का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा एस सिस्टम के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बस साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। अर्थात डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा एच सिस्टम एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर के बराबर। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। यानी बेसिकली डेल्टा एस सिस्टम आपने कैलकुलेट कर लिया और डेल्टा एस टोटल 0 होता है तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी मिल गया। अगर डेल्टा एस सिस्टम यानी रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू x आया तो डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू -x होगा और दोनों को जोड़ करके डेल्टा एस टोटल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअल रिवर्सिबल प्रोसेस को लेकर के हम लोग सीखेंगे कि फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करें। देखो बड़ा आसान है। डेल्टा एस रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए एक ही फार्मूला है, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। हर जगह देखो डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। कभी भी रिवर्सिबल फेज चेंज आ गया तो फार्मूला एक ही इस्तेमाल करना है, डेल्टा एच एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
जैसे फ्यूज़न हो रहा है, फ्यूज़न का मतलब क्या, सॉलिड था और उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है। मान लो H2O है, फॉर एग्जांपल H2O सॉलिड था और H2O का कन्वर्जन H2O लिक्विड में हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर। ये नॉर्मल फ्यूज़न पॉइंट या नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। मेल्टिंग कहो फ्यूज़न कहो दोनों बात सेम है। तो याद भी कर लेना है वाटर के लिए, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल फेज चेंज में क्या होता है वो याद कर लेना है। जैसे ही कह दिया कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर मेल्ट कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, तो वो रिवर्सिबल ही होता है, रिवर्सिबल फेज चेंज ही होता है। पानी के लिए एटलीस्ट याद कर लेना है टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर तो कभी भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह दे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कह दे तो वह प्रोसेस रिवर्सिबल ही होता है। और नॉर्मल का मतलब जो प्रेशर होगा बाहर का 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है। तो जितना भी डेल्टा एच का वैल्यू, हीट का ट्रांसफर कहो या डेल्टा एच कहो दोनों बात सेम होगा। डेल्टा एच फ्यूजन का वैल्यू दिया रहेगा, या तो पर ग्राम में रहेगा या तो पर मोल में, जिसके अनुसार भी रहेगा इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। और जिस टेम्परेचर पर फ्यूजन हो रहा है, जैसे वाटर का फ्यूजन 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, केल्विन में 273 केल्विन। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो डेल्टा एच फ्यूजन एंड डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। एम का मतलब मेल्टिंग, ये जो टी एम है वो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट, पानी के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। सिमिलरली अगर वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, वेपोराइजेशन फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं जैसे H2O है और लिक्विड है और इसका वेपोराइजेशन H2O गैस में हो रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर। बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। नॉर्मल कह दिया तो फिर से दिमाग में रख लेना है कि बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। यानी क्वेश्चन में वाटर के बारे में 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर लिख दिया तो वह प्रोसेस रिवर्सिबल ही होता है कि नहीं। तो रिवर्सिबल फेज चेंज यानी बेसिकली रिवर्सिबली बॉइलिंग हो रहा है या कहो वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो फार्मूला वही डेल्टा एच VAP का मतलब वेपोराइजेशन। ये क्वेश्चन में एंथैल्पी का चेंज वेपोराइजेशन का पर मोल पर ग्राम ऐसे कुछ दिया हुआ रहेगा। और जिस टेम्परेचर, जो भी बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर कि वेपोराइजेशन हो रहा है उससे डिवाइड कर दोगे एंड टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। ये कौन सा टेम्परेचर है, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं, केल्विन में होना चाहिए। टीबी का वैल्यू केल्विन में, यानी अगर वाटर है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो रहता है वाटर का ही होता है। और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 नहीं पुट करोगे, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। यानी 100 + 273 373 केल्विन पुट करेंगे। सिमिलरली अगर सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है जिसमें कि कोई एक सॉलिड है, मान लो कि I2 सॉलिड है और डायरेक्टली इसका कन्वर्जन I2 गैस में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। किसी गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर पर हो रहा है कि नहीं। प्रेशर जो होगा नॉर्मल की अगर बात कर दिया तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। यानी बेसिकली रिवर्सिबल सब्लिमेशन हो रहा है तो उसके लिए भी फार्मूला वही डेल्टा एच सब्लिमेशन दिया हुआ रहेगा। और जो भी टेम्परेचर सब्लिमेशन का दिया रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, केल्विन में होना चाहिए, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन मिल जाएगा। बड़ा आसान है, देखो एक ही फार्मूला लगा रहे हैं, एक ही फार्मूला रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए लगा रहे हैं, चाहे फ्यूजन हो, वेपोराइजेशन हो या सब्लिमेशन हो। और वो फार्मूला क्या बोलो सब, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। लास्ट वाला प्रोसेस को देखो, क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ये ट्रांजिशन क्या होता है, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज होना। जैसे कार्बन ग्रेफाइट था, कार्बन डायमंड, कार्बन के ये 2 बड़ा महत्वपूर्ण एलोट्रॉप्स से, दोनों ही सॉलिड है लेकिन 2 अलग अलग सॉलिड का फेज अलग अलग होता है। ये सिखाया था, बढ़िया से इसको समझ भी लेना है। 2 अलग अलग सॉलिड का फेज सेम नहीं होता बल्कि 2 अलग अलग सॉलिड का फेज अलग अलग होता है। तो कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड ट्रांजिशन इसको कहते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए फार्मूला क्या, डेल्टा एच ट्रांजिशन के लिए दिया रहेगा और जिस टेम्परेचर पर ट्रांजिशन हो रहा होगा केल्विन में कन्वर्ट करके उससे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एच ट्रांजिशन आपको मिल जाएगा।
तो कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं कि रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए डेल्टा एस सिस्टम का किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 10 किलोजूल पर मोल। क्या दे दिया? डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू 10 किलोजूल पर मोल, एक मोल के हिसाब से दिया हुआ है। एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM, 100 डिग्री सेल्सियस 1 ATM कह दिया तो वाटर के लिए रट लेना है कि ये फेज चेंज का प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल बॉइलिंग हो रहा है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो रिवर्सिबल फेज चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर। मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। मोलर एंट्रोपी का मतलब एक मोल का एंट्रोपी का चेंज, मोलर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। मोलर का मतलब एक मोल का होता है कि नहीं? तो एक ही मोल के हिसाब से आपका डेटा भी दिया हुआ है, पर मोल के हिसाब से ही दिया है, तो आंसर भी पर मोल के हिसाब से ही आने वाला है। डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकालना और डेल्टा एस टोटल भी कैलकुलेट करना है। तो सर्वप्रथम डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एस सिस्टम, जिसको हम लोग डेल्टा एस सिस्टम कहो, देखो ध्यान से, इसको हम लोग सिस्टम कहें या डेल्टा एस वेपोराइजेशन कहें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। किसका वेपोराइजेशन? वाटर का। तो क्या फार्मूला था? डेल्टा एच जो वेपोराइजेशन दिया हुआ होगा वो एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर। कौन सा? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो एंथैल्पी का चेंज वेपोराइजेशन का क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना? 10 किलो जूल, ध्यान से देखो किलो जूल में है, पर मोल, एंड डिवाइड बाय बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो 100 में जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे? 273। तो केल्विन में कितना हो गया? 373 केल्विन। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो 373 से हमने डिवाइड कर दिया है कि नहीं? तो यूनिट क्या आएगा? किलो जूल पर मोल एंड पर केल्विन। एंट्रोपी का यूनिट जो था किलो जूल या जूल पर केल्विन था। अब चूंकि एक मोल के हिसाब से है तो पर मोल भी लग गया, यानी किलो जूल पर मोल पर केल्विन। किसका वैल्यू आ गया? डेल्टा एस सिस्टम, जिसको हम लोग डेल्टा एस वेपोराइजेशन भी कह रहे हैं। अब डेल्टा एस टोटल रिवर्सिबल फेज चेंज है भाई, डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए आपको याद है कि 0 होता है। तो आपको डेल्टा एस सिस्टम मिल गया और डेल्टा एस सराउंडिंग भी कैलकुलेट करना, जबकि पता है कि रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए डेल्टा एस टोटल का वैल्यू 0 होता है। तो अगर डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू x है तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? -6, यानी बेसिकली माइनस डेल्टा एस सिस्टम के बराबर, अर्थात -10 डिवाइड बाई 373 किलो जूल पर मोल पर केल्विन होगा। एक मिल गया तो दूसरा भी मिल गया, डेल्टा एस सराउंडिंग भी मिल गया। IIT एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा था कि रिवर्सिबल फेज चेंज हो रहा है, बॉइलिंग ही हो रहा है, तो उस केस में डेल्टा एस सिस्टम का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बॉइलिंग हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है, तो उस केस में देखो कि डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं? इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव और डेल्टा एस टोटल 0, तो इसके लिए डेल्टा एस सराउंडिंग का जो वैल्यू है वो लेसर देन 0। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछा था और डेल्टा एस टोटल का वैल्यू 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 10 किलोजूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। सेम ही डेटा है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो लाइन है बिल्कुल सेम है। कभी कभी ये जो 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर लिखा है ना, उसी को कह देगा पानी के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, NBP, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह दे तो याद रख लेना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज इन एंट्रोपी 90 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कैलकुलेट करना है। डेटा दिया डेल्टा एच का पर मोल के हिसाब से, यानी बेसिकली 90 ग्राम में आपको निकाल लेना पड़ेगा क्या? नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालते हो? तो इसके लिए फार्मूला, मास जितना दिया रहता है ग्राम में एंड डिवाइड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना? 90 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, यानी 18 × 90 कितना मोल है भाई? 5 मोल के बराबर है। तो आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। डेल्टा एस वेपोराइजेशन के लिए या सिस्टम के लिए क्या फार्मूला था? डेल्टा एच, जितना भी दिया, वेपोराइजेशन है तो वेपोराइजेशन एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर।
अब यहाँ पर जो डेटा दिया वो 10 किलो जूल के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर पर मोल के हिसाब से 10 किलो जूल पर मोल के हिसाब से क्वेश्चन में 1 मोल के लिए नहीं बल्कि 5 मोल के लिए पूछा। तो डेल्टा एच का वैल्यू भी 5 मोल के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50 किलो जूल हो जाएगा 5 मोल के लिए। तो इसका भी खास ख्याल रखना है कि डेटा क्या दिया और कितने मोल के लिए क्वेश्चन में डेल्टा एच का वैल्यू पूछता है। एक एक नियम से जितना मोल के लिए पूछता है, और अगर मोलर दिया तो जितने मोल के लिए पूछता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 मोल के लिए होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 मोल के लिए है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड टेम्परेचर केल्विन में अभी हम लोगों ने देखा था 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में 373 केल्विन, इतना किलो जूल पर केल्विन आएगा। क्या? डेल्टा एस वेपोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डेल्टा एस व्हेन 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड इज फ्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। गिवन डेल्टा एस फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब पिघलना, मेल्ट करना, 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm, यानी बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस एक एटमॉस्फेयर पर डेल्टा एस फ्यूजन दिया और पूछा क्या? डेल्टा एस का वैल्यू किसके लिए? फ्रीजिंग के लिए। तो फेज चेंज है, रिवर्सिबल फेज चेंज है, तो इसके लिए फार्मूला डेल्टा एस फ्रीजिंग बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं? तो फार्मूला क्या? डेल्टा एस जो हो रहा है, अगर फ्यूजन होता तो फ्यूजन, फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग जो डेल्टा एस का होगा एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। फ्रीजिंग होता क्या है? फ्रीजिंग जो होता है वो बेसिकली जैसे H2O है और लिक्विड है, तो इसका कन्वर्जन H2O आइस यानी कि सॉलिड में हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर। तो ये जो प्रोसेस है वो फ्रीजिंग का है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है वो फ्रीजिंग है, लेकिन जो डेटा दिया ना वो फ्यूज़न के लिए, उल्टा सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूज़न कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं। तो डेल्टा एच का वैल्यू फ्यूज़न के लिए दिया और हमें डेल्टा एच का वैल्यू फ्रीजिंग के लिए चाहिए। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाओगे, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हीट निकालना पड़ेगा और सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट देना पड़ेगा, लेकिन हीट का जो रिक्वायरमेंट होगा पर मोल या पर ग्राम जो होगा वो सेम ही होगा। हीट निकालोगे तो आइस बनेगा और हीट दोगे आइस को तो लिक्विड बनेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डेल्टा एच फ्रीजिंग का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच फ्यूजन के बराबर होगा, लेकिन साइन सेम नहीं होगा, साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। यानी बेसिकली हमें क्या चाहिए? डेल्टा एच फ्रीजिंग चाहिए। क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा एच दिया फ्यूज़न, तो डेल्टा एच फ्यूज़न का माइनस कर देंगे तो ये डेल्टा एच फ्रीजिंग हो जाएगा। यानी बेसिकली यहाँ हमको लिखना पड़ेगा माइनस डेल्टा एच फ्यूज़न, क्योंकि फ्यूज़न का डेटा दिया एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो अब इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो डेटा दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से दिया है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल्टा एस पूछ रहा है फ्रीजिंग के लिए, है कि नहीं? तो माइनस लिखा, डेल्टा एच फ्यूजन की बात करते हैं, तो डेल्टा एच फ्यूजन दिया 80 कैलोरी पर ग्राम। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया वो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग पूछता है। 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड इज फ्रोजन और डेल्टा एच फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम दिया, हमें तो 1 मोल के लिए चाहिए। तो 1 ग्राम के हिसाब से इतना, तो 1 मोल में कितना ग्राम? ये मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? मास कैलकुलेट करने के लिए जितना मोल होता है उसके मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट में मल्टीप्लाई कर देते हो। मोल है 1 और मोलर मास पानी का होता है 18, यानी बेसिकली कितना ग्राम? 18 ग्राम। तो 18 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 1 ग्राम के लिए डेल्टा एच का वैल्यू 80 कैलोरी है, तो 18 ग्राम यानी 1 मोल के लिए आपको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? डेल्टा एच फ्यूजन। माइनस कर दिया तो ये हो गया डेल्टा एच फ्रीजिंग एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 जोड़ोगे तो 273 केल्विन। तो ये जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा कैलोरी पर मोल में। 1 मोल के हिसाब से आपने आंसर लिया तो कैलोरी पर मोल, ये डेल्टा एच फ्रीजिंग के लिए आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना था। पहली बात कि डेटा दिया पर ग्राम के हिसाब से, आपको चाहिए 1 मोल के हिसाब से यानी 18 ग्राम के हिसाब से, तो 18 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी बात, डेटा दिया फ्यूज़न का
पूछता है फ्रीजिंग का, तो ध्यान रखना है कि फ्यूज़न और फ्रीजिंग दोनों ही अपोजिट प्रोसेस है। फ्यूज़न का जस्ट उल्टा फ्रीजिंग। फ्यूज़न में यानी मेल्ट करने के लिए हीट देना पड़ता है और फ्रीजिंग में हीट निकालना पड़ता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा डेल्टा एच का, बस साइन का फ़र्क होगा। हीट देने के लिए पॉजिटिव और हीट जब निकलता है तो निगेटिव, यानी डेल्टा एच फ्रीजिंग इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एच फ्यूज़न। तो फिर क्वेश्चन आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करना बढ़िया से सीख लिया। अब सीखेंगे इरिवर्सिबल यदि फेज चेंज है तो उसके लिए डेल्टा एस का वैल्यू हम कैसे निकालें। ये इरिवर्सिबल फेज चेंज क्या होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, कुछ याद है? इरिवर्सिबल प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस होता है कि नहीं? कंप्लीट होने वाला प्रोसेस जो कि जल्दी कंप्लीट हो जाता है, फास्ट होता है, उसको हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं। जैसे वाटर, मान लो कि वाटर को आपने 110 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, तो 110 डिग्री सेल्सियस पर H2O लिक्विड से गैस में जाने की प्रक्रिया स्लो होगी, फास्ट होगी? फास्ट होगी। तो प्रोसेस कैसा होगा? इरिवर्सिबल, है कि नहीं? आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लो कि फ्रिज से निकाला और बाहर धूप में 20 डिग्री सेल्सियस पर अचानक से रख दिए। अब ये आइस का जो पिघलना है, पिघल करके जो लिक्विड में जाएगा, वो फेज चेंज का प्रोसेस है, वो स्लो होगा कि फास्ट होगा? फास्ट होगा। तो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहा, बल्कि कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। जैसे आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस निकाला और फिर धूप में रख दिया 30 डिग्री सेल्सियस पर, क्या होगा? पिघलना शुरू होगा। फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा। तो ये सब जो प्रोसेस है वो कैसे है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फास्ट होने वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल। उसी तरह से अगर हम उल्टा सोचें कि H2O लिक्विड है -10 डिग्री सेल्सियस पर, है कि नहीं? -10 डिग्री सेल्सियस पर कहीं से H2O लिक्विड को लाया और उसको बाहर वातावरण में एक एटमॉस्फेयर पर छोड़ दिया, तो अचानक से -10 डिग्री सेल्सियस पर ही, -10 डिग्री सेल्सियस पर ये H2O लिक्विड रहना चाहेगा कि सॉलिड हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। स्लो होगा कि फास्ट होगा? फास्ट होगा। यानी H2O -10 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड था उसका कन्वर्जन H2O आइस में, H2O सॉलिड में स्लो नहीं बल्कि फास्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल फेज चेंज के लिए हमारे पास कोई फार्मूला उस तरह से नहीं है। रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए था ना कि डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। ये प्रोसेस कैसा? इरिवर्सिबल। फिर क्या करेंगे? इनको कुछ स्टेप्स में तोड़ेंगे। रिवर्सिबल फेज चेंज या रिवर्सिबल कुछ प्रोसेसेस में तोड़ करके वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। और यदि उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास फार्मूला है, उन फार्मूले को अप्लाई करेंगे और फिर जितने भी स्टेप्स है सबका डेल्टा एस का वैल्यू को हम जोड़ देंगे। जितने भी डेल्टा एस है उनके सारे वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो डेल्टा एस टोटल का वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं? देखो हम क्या करें, डेल्टा एस हमें कैलकुलेट करना है इस इरिवर्सिबल फेज चेंज के लिए। इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला उपलब्ध नहीं है। फिर क्या करो, इनको कुछ स्टेप्स में तोड़ दो। क्या करेंगे कि इस H2O लिक्विड को लिक्विड ही रहने दिया, अभी फेज चेंज नहीं करवा रहे, लिक्विड को लिक्विड ही रहने दिया। 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी टेम्परेचर इसका चेंज करवा दिया कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर कांस्टेंट रहा। क्यों करवाया? क्योंकि लिक्विड से 0 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको आसानी से फेज चेंज करवा सकते, इस H2O को सॉलिड बना सकते 0 डिग्री सेल्सियस और एक एटमॉस्फेयर पर ही। क्या बोलेंगे प्रोसेस को? अगर अभी ध्यान से पढ़ा हो तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को फ्यूजन कर रहे थे, तो लिक्विड से 0 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर है उसको कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। यानी बेसिकली ये रिवर्सिबल फ्रीजिंग हुआ, है कि नहीं? अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला उपलब्ध है। इस प्रोसेस के लिए भी लिक्विड लिक्विड ही रहा कांस्टेंट प्रेशर पर, लिक्विड लिक्विड ही रहा कांस्टेंट प्रेशर पर, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो फार्मूला क्या सिखाया था डेल्टा एस का लिक्विड और सॉलिड के लिए? NCM ln T2/T1। NCM, CM क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। प्रेशर कांस्टेंट है तो मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या? Cp। यानी इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का फार्मूला क्या होगा? NCP ln T2/T1। और इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच फ्रीजिंग एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर। अब H2O सॉलिड बन चुका है, सॉलिड का 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को घटा करके -10 डिग्री सेल्सियस करना है।
प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, क्या इसके लिए भी कोई फार्मूला है ना, NCm T फाइनल डिवाइड बाई T इनिशियल T2/T1। अब यहाँ पर Cm क्या, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं Cp, किसका Cp, सॉलिड H2O सॉलिड का। तो चलो भाई, इन तीनों प्रोसेस के लिए जो तोड़ करके लिखा, इनके लिए तो हमारे पास फार्मूला उपलब्ध है ही है। तो इसको पहले प्रोसेस के लिए डेल्टा S1 कह दिया, फार्मूला क्या, N Cp किसका, लिक्विड का, L का मतलब लिक्विड के लिए दिया रहेगा क्वेश्चन, NCp लिक्विड का एंड Ln T2/T1 फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल, N मोल के लिए पूछ रहा, Cp किसका, लिक्विड का, Ln फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, तो 273, और इसमें भी 273 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 263, यानी बेसिकली डेल्टा S1 आ गया। सिमिलरली डेल्टा S2 रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए क्या, डेल्टा H फ्रीजिंग एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में फ्यूजन का डेटा दिया हो, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एस फ्यूजन, अभी तो पढ़ाया था, एंड डिवाइड बाय 273, यानी फ्रीजिंग अगर डेल्टा एच का दिया, डेल्टा एच का फ्रीजिंग दिया तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को, अगर फ्यूजन दिया तो माइनस साइन लगा करके डेल्टा एच फ्रीजिंग निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एस टू भी मिल गया, डेल्टा एस वन भी मिल गया। डेल्टा एस थ्री ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए फार्मूला एन Cp किसका, सॉलिड का, Ln T2/T1 मतलब फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, Cp किसका, सॉलिड का, H2O सॉलिड का Cp का वैल्यू अलग होगा और H2O लिक्विड का Cp का वैल्यू अलग होगा। Ln फाइनल टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो -10 डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ो तो 263, और इनिशियल टेम्परेचर 0 यानी कि 273, तो डेल्टा S3 भी आ गया। हमें क्या चाहिए, ओवरऑल इस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा S का वैल्यू चाहिए। क्या सिखाया था, जितने भी प्रोसेस से आपने गुजरा, तोड़ करके वहां तक पहुंचे, तो जितने भी इंडिविजुअल प्रोसेस हुए उनके डेल्टा S के समेशन के बराबर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, उसका जो चेंज है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। तो हम उन पाथ से गुजरे जिनके लिए हमारे पास फार्मूला उपलब्ध है, और उन सारे प्रोसेस का डेल्टा एस का वैल्यू हमने सम कर दिया, तो डेल्टा एस का वैल्यू हमारे पास आ गया। आप चाहे डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्टली वहां से पहुंचे, किसी भी पाथ या प्रोसेस से पहुंचे, डेल्टा एस का वैल्यू सेम होगा। फिर से बताओ क्यों, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है और उसका जो चेंज है सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। अब एक बात ध्यान से, ये जो इरिवर्सिबल फेज चेंज के लिए पूछेगा, ये सिर्फ एडवांस्ड में ही पूछ सकता है, यानी IIT एडवांस्ड में ही पूछ सकता है। जो स्टूडेंट्स जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन IIT एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो स्पेसिफिकली मैंने इस टॉपिक को इरिवर्सिबल फेज चेंज का डेल्टा एस का कैलकुलेशन IIT जो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए है भाई। नीट वाला छोड़ दोगे और जेईई मेन वाला भी छोड़ दोगे, इसको बिल्कुल नहीं देखोगे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे।